रनिंग नोट्स बनाने हैं। ब्रेन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग ब्रेन के एरिया उसके अलावा क्या क्या टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके हम और ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी होता है किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, है ना। अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे, डेडिकेटेड फोकस्ड नहीं रहेंगे, देन हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। पिछली बार हमने शुरू किया था ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया था कि जानवरों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्य रूप से दो सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो एक्शंस हैं दे आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स और वो क्विक होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के जो एक्शंस हैं दे आर मीडिएटेड थ्रू हार्मोन्स और वो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा से लेकर के हमने वर्टिब्रेट्स तक इवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था। मैंने बताया था अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का हम जिक्र कर रहे थे और मैंने आपको बताया था जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसे हम किस तरह से डिवाइड करते हैं भाई, दो मेन भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज पीएनएस। जब हम सीएनएस कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें क्या चीजें इंक्लूडेड है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके साथ जितनी भी नर्व्स जुड़ी हैं जो पेरीफेरी की तरफ जा रही हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। चलो रफली बना के देख लेते हैं जी। याद होना चाहिए सात सात चीजें, तभी मजा है। एंड ध्यान रखना है, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। ब्रेन के साथ जुड़ी हैं जी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हैं जी स्पाइनल नर्व्स। नर्व क्या होता है ये भी बताया था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था, एक्सॉन याद है, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड, उसके ऊपर एंडोन्यूरियम आ जाता है तो नर्व फाइबर। ये एक नर्व फाइबर ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स का बंडल बन जाएगा तो नर्व फेसिकुलस। बहुत सारे नर्व फेसिकुलस मिलकर के नर्व बना देते हैं। ब्रेन के साथ जो नर्व्स जुड़ी हैं दे आर क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर्स बताए थे ह्यूमंस में, टेल मी। ह्यूमंस में या इनफैक्ट इन जनरल एमनियोट्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट? द आंसर इज 12। क्रेनियल नर्व्स के नाम बताए थे, रिवाइज करें। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। एक सेंटेंस बताया था यह याद रखने के लिए कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है और कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर है। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल के लिए सेंसरी, ऑप्टिक सेंस ऑफ विजन के लिए सेंसरी, ऑडिटरी जिसको वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं, ऑडिटरी हियरिंग के लिए सेंसरी। ठीक है जी, वेरी गुड। तो आई होप आपने रिवाइज करी होंगी ये क्रेनियल नर्व्स के नाम। 10th क्रेनियल नर्व वेगस, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, वॉन्डरिंग नर्व, मैक्सिमम ब्रांचेस, वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स में सेंसरी मोटर वाली बात नहीं होती, ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, ये बात भी बताई थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये जो क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स की हम बात कर रहे हैं ना, इसको फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। मतलब क्या है इसका? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स इंक्लूडेड हैं विच सप्लाई योर स्केलेटल मसल्स, जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो वाली नर्व्स जो वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। एंड ऑटोनॉमिक मतलब भाई अपने आप। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो वाली नर्व्स इंक्लूडेड हैं जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, जो इनवॉलंटरी है, राइट? जो मसल्स, ग्लैंड्स जो इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हैं, आप जानते हैं।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। डिटेल में बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गई नर्व्स, दो तरह की हमने बांट दी, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। सोमैटिक में वो सब आ गया जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक में जो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है ना। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको फर्दर हम दो भागों में बांटते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी बिल्कुल ब्रीफली ये डायग्राम आपके सामने है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एक तरफ नर्व्स निकल रही हैं सिंपैथेटिक, एक तरफ हमने पैरासिम्पैथेटिक दिखाया। जो हमारे शरीर की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, मान लो हार्ट बीट है, दिल तेजी से भी धड़केगा, जब वो हार्ट बीट इंक्रीज हो गई फिर वो नॉर्मलाइज होकर डिक्रीज भी होगी। सो दिल की धड़कन को बढ़ाना है, तेज करना है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। उस तेज हुई धड़कन को वापस नॉर्मलाइज करना, ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। तो सिंपैथेटिक एक्टिव होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, मान लीजिए आपके सामने असली का शेर आ जाए, हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई, प्यूपिल डायलेट कर गया, डर के मारे गला सूखने लगा, सलाइवा सिक्रेशन डाउन चला गया, डर के मारे हम कांपने लगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ब्रीदिंग तेज हो गई, हमारी हार्ट बीट तेज हो गई। ये सारा काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करवाया। इट प्रिपेयर्स योर बॉडी टू कॉप अप विद द स्ट्रेस। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए आपको तैयार करता है। जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हट गई, चली गई, सब कुछ नॉर्मलाइज होना है, जो हार्ट बीट इंक्रीज हुई थी वो वापस नॉर्मलाइज होनी है, जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा था वो वापस नॉर्मलाइज होना है, तो वो काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। जो प्यूपिल डायलेट हुआ था उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, तो यानी एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के लिए याद रखिएगा हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये रेस्टिंग कंडीशंस में एक्टिव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक का ये काम है, और सिंपैथेटिक इज एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस, राइट। एस से सिंपैथेटिक, एस से स्ट्रेस, एस से स्टिमुलेटरी इफेक्ट, याद रहेगा। मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक ऑर्गन जो आपको यहां पे दिख रहा है, इनहिबिट सलाइवेशन, डायलेट प्यूपिल, इंक्रीजेस हार्ट बीट, एयरवे रिलैक्सेस, स्टमक की एक्टिविटी इनहिबिट हुई। सिंपैथेटिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है, पैरासिम्पैथेटिक उन्हें इंक्रीज करता है। गॉल ब्लैडर इनहिबिट हुआ, इंटेस्टाइन इनहिबिट हुई, राइट। सो ये काम सब सिंपैथेटिक के थे, और इनका ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक है। वी विल डिस्कस दिस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इन डिटेल, डोंट वरी। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक मैंने आपको दोनों बताए, ठीक है जी। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पे वापस लौटते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है? इट कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स that supply the skeletal muscles, जो वॉलंटरी है, ओके। नाउ कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हाथ पैर का मूवमेंट, ये पूरे शरीर का मूवमेंट सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, क्योंकि वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कंप्लीट जो नर्वस सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को एनसेफेलॉन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को माइलॉन। क्या कहते हैं ब्रेन को? लिखेंगे एनसेफेलॉन, ओके। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हम पढ़ेंगे आज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनके ऑल्टरनेट नाम है, प्रोसेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, है ना। सो ये एनसेफेलॉन वर्ड याद रखिएगा, बार बार यूज होगा उसमें। डायनसेफेलॉन, राइननसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, माइलनसेफेलॉन। सो टर्मिनोलॉजी से हमें फेमिलियर होना है। जब भी कोई नई टर्म आपके सामने आए उससे घबराइए नहीं, उससे डरिए नहीं, आप उसे लिखिए, एक बार, दो बार, चार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगी। तो ब्रेन को एनसेफेलॉन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को माइलॉन भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी, कर्व्स भी याद है रीढ़ की हड्डी के, वर्टिब्रा भी याद है, 26 वर्टिब्रे, राइट। चलो जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने कहा हम दो भागों में बांट देते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। Autonomic includes the nerves which supply the involuntary muscles, and somatic nervous system में वो nerves आ जाएंगी which supply the skeletal muscles, ठीक है जी।
ऑटोनॉमिक के फर्दर दो पार्ट्स कर दिए, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक, घटाना है तो पैरासिम्पैथेटिक। सो ये रहा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये रहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये ओवरऑल पूरी कहानी है हमारे नर्वस सिस्टम की। हमने ब्रेन को डिटेल में पढ़ना है, हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए रिफ्लेक्स सेक्शंस आपको बताऊंगा, किस प्रकार से नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है ये भी बताऊंगा। चलिए जी, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, अब हम आते हैं शरीर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की स्टडी को जानते हैं, दैट इज ब्रेन, एनसेफेलॉन। क्या ह्यूमंस सबसे इंटेलिजेंट है? व्हाट एक्चुअली इज इंटेलिजेंस? मैं कहता हूं कि भाई आपके बायो में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, और आप ही की क्लास में एक स्टूडेंट है, वो म्यूजिक में बहुत परफेक्ट है, कोई भी नोट बजता है म्यूजिक का वो 1 मिनट में पहचान लेते हैं उस चीज को, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से म्यूजिक कंपोज करते हैं, लेकिन मैथ्स में बहुत कमजोर है, उनके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो क्या वो शख्स इंटेलिजेंट नहीं है? आप ही की क्लास में क्रिकेट प्लेयर है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, जबरदस्त, लेकिन स्टडीज में उनका इंटरेस्ट नहीं है, स्टडीज में उनके मार्क्स नहीं आते पढ़ाई में, सो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? मेरे नेबरहुड में देयर इज दिस लेडी रहती है, मेरे घर के पास, कभी स्कूल नहीं गई है, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन गाना गाती है, इतनी बेहतरीन आवाज है उनकी, म्यूजिक की इतनी अच्छी जानकारी है उनको। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या इंटेलिजेंस को केवल पढ़ाई लिखाई में आने वाले मार्क्स का पैमाना लेकर के नापना चाहिए? इज इट दैट व्हाट वी कॉल एज इंटेलिजेंस? सोचिए जरा, क्या है इंटेलिजेंस एक्चुअली? आर वी बॉर्न इंटेलिजेंट, या हम इंटेलिजेंट बन सकते हैं? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, रेगुलरली सेशंस अटेंड कीजिए, इसी चैप्टर में बताऊंगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये सारी इंटरेस्टिंग बातें। ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, शरीर में बनने वाली जितनी भी एनर्जी है उसका एक बहुत मेजर पोर्शन ब्रेन कंज्यूम कर जाता है। ब्रेन कैनॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ब्रेन को लगातार ब्लड सप्लाई चाहिए, ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एक ऐसे ऑर्गन को इवॉल्व होने के लिए बढ़ावा मिलता गया जो कि इतना ज्यादा कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मेरी बात समझिएगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ब्रेन इज अ वेरी कॉस्टली ऑर्गन, बड़ा महंगा पड़ता है इसको जिंदा रखना हमें। तो क्यों हुआ ऐसा? व्हाई नेचर सिलेक्टेड दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन? कोई तो फायदा होगा, कोई वजह होगी, मैं इसका भी जवाब दूंगा। क्या नेचुरल सिलेक्शन इसके पीछे छुपा हुआ रीजन है, या इसके पीछे छुपा हुआ रीजन कुछ और है? What is the reason for the evolution of this human intelligence? वो कहते हैं ना, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. मैंने एक सवाल आपके दिमाग में डाला है, इतना महंगा, इतना कॉस्टली ऑर्गन जो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर जाता है शरीर में बनने वाली, क्या जरूरत पड़ी उसको इतना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते गया आगे नेचर? क्या नेचर ने ये कराया, या फिर इसमें ह्यूमंस का कोई रोल रहा है? What I am trying to ask you is it natural selection who has done this, or is it sexual selection? एक चीज सेक्सुअल सिलेक्शन भी होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे that members of a particular species they themselves decide कि कौन सा कैरेक्टर, कौन सा गुण, कौन सी विशेषता ऑपोजिट पार्टनर में आपको बेहतर लग रही है और वो आपको सेक्सुअली अट्रैक्टिव लग रही है, ताकि मेटिंग के चांसेस उस पार्टनर के साथ ज्यादा बढ़ें और अगली जनरेशन में उस कैरेक्टर के जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो द रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ब्रेन इज सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअली सेलेक्ट हुआ है ये, ऑपोजिट पार्टनर की इंटेलिजेंस का जो लेवल है दूसरे पार्टनर को आकर्षित करता है अपनी तरफ, और वो झुकाव बनाता है उसकी तरफ, जिससे मेटिंग के चांसेस बढ़ते हैं और अगली जनरेशन में उस कैरेक्टर के और ज्यादा जाने के चांसेस बढ़ते हैं। आई होप कुछ हद तक आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए जी, जानते हैं ब्रेन के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 1200 to 1400 ग्राम्स। बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेन होना डज नॉट मीन एन इंटेलिजेंट ब्रेन। वेल का दिमाग इतना बड़ा है, हाथी का दिमाग इतना बड़ा है साइज में, सो द साइज ऑफ द ब्रेन इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। Yes,
साइज ऑफ द ब्रेन इज रिलेटेड टू मसल मास। जितना ज्यादा ब्रेन बड़ा होगा, मसल मास उस एनिमल में उतना ज्यादा होगा। मेल ब्रेन इज स्लाइटली हैवियर देन फीमेल ब्रेन, बट इट हैज नो रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस। इट डजंट मीन दैट मेल का दिमाग बड़ा है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। लिखा है जी, मेल ब्रेन इज स्लाइटली हैवियर देन फीमेल ब्रेन, बट इट हैज नो रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज 750 ml पर मिनट। ब्रेन की तरफ जो ब्लड जा रहा है लगातार 750 ml पर मिनट। ब्रेन कैनॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, सो इट रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई। लगातार थोड़ी देर तक भी अगर ब्रेन की तरफ खून का बहाव बंद कर दें, यहाँ से कैरोटिड आर्टरीज हैं जो ऊपर ब्लड लेके जाती हैं, पीछे से वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो ऊपर ब्लड लेके जाती हैं, अगर वो खून का दौरा थोड़ी देर के लिए भी रोक दिया जाए, ब्रेन तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगी तो कहानी समाप्त हो जाएगी। राइट? ब्रेन में लिम्फ नहीं होता। लिम्फ इज एब्सेंट इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में लिम्फ नहीं है। लिम्फ की जगह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इन प्लेस ऑफ लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट। राइट? चलिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स से बने हैं। न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। न्यूरॉन्स अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते, नए न्यूरॉन्स नहीं बनते। तो भाई ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि इतने डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को बड़े ही प्रॉपर तरीके से वेल प्रोटेक्टेड रखा जाए। सो प्रोटेक्शन ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्केलेटन तो प्रोटेक्ट करता ही है। स्केलेटन कैसे? ब्रेन के चारों तरफ हमने क्रेनियम पढ़ा है। जब हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन में स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, मैंने स्कल की बोन्स बताई थी, वहां पे क्रेनियम बताया था। क्रेनियम की बोन्स याद है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। सो क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को। ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को। प्रोटेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, लगातार बन रहा है, लगातार रीअब्सॉर्ब भी होता है। क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है इसकी, जानते हैं CSF के बारे में। शॉर्ट में CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो रेफर्स टू ब्रेन, स्पाइनल रेफर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, स्लाइटली एल्केलाइन, 7.3 के करीब पीएच है, और इसको बनाता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। इंपॉर्टेंट है, कोरॉइड प्लेक्सिस बनाता है इसे। ब्रेन का ही एक स्ट्रक्चर है। प्लेक्सिस शब्द का मतलब होता है किसी चीज का जाल फैल जाना, नेटवर्क। न्यूरॉन्स का प्लेक्सिस हो सकता है, ब्लड वेसल्स का प्लेक्सिस हो सकता है। यहाँ पे हम ब्लड वेसल के प्लेक्सिस की बात कर रहे हैं। अभी ना हम ब्रेन की लेयर्स पढ़ेंगे आगे, कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हुई मेनिंजेस होती हैं, पायामेटर, एरिकेनॉइड, ड्यूरामेटर। पायामेटर सबसे अंदर वाली लेयर है। पायामेटर की ही ब्लड वेसल्स का एक जाल बन जाता है जो कि कोरॉइड प्लेक्सिस कहलाता है। वहीं से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रहा है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन बनाता है? कोरॉइड प्लेक्सिस, एंटीरियर, पोस्टीरियर। 80 से 150 ml तक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। 80 to 150 ml इसका वॉल्यूम है। कॉन्स्टेंटली इट इज प्रोड्यूस्ड एंड रीअब्सॉर्ब, बन भी रहा है, रीअब्सॉर्ब भी हो रहा है। फंक्शंस क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है? भाई इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक वेस्ट, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। ये फ्लूइड ब्रेन में कहां कहां किन किन जगहों पे प्रेजेंट है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, जब हम सेरिब्रम पढ़ेंगे ना अभी, तो मैं आपको वेंट्रिकल्स बताऊंगा। वेंट्रिकल वर्ड आपने हार्ट में तो पढ़ा है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मींस ओपन स्पेस। ऐसी ही ओपन स्पेस हमारे ब्रेन में भी होती है, खाली जगह जहां पे कि भरा हुआ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये बताऊंगा मैं आपको। सो फिलहाल याद रखिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, तीनों जगह इंपॉर्टेंट। एरेक्नॉइड एक लेयर है ब्रेन की जिसके नीचे की स्पेस को सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, ये वहां प्रेजेंट है 3 जगहों पे, याद रहेगा ये। नाउ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस क्या क्या हैं?
ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, उसके मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट कर रहा है। इट कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है, नमी रहती है। एक बॉयंसी भी देता है, ब्रेन इसमें फ्लोट कर रहा है जिसके कारण बॉयंट बना हुआ है, राइट। वजन जो है वो महसूस नहीं हो पाता हमें उसका। शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। इट मेंटेन्स कांस्टेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड न्यूरो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। देख लीजिए, अलग अलग फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिटिव फंक्शंस तो है ही, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स ये चीजें दे रहा है। न्यूरो हार्मोन्स का सर्कुलेशन कर रहा है, हम न्यूरो हार्मोन्स भी पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्प्शन, बॉयंसी का काम कर रहा है, राइट। ब्रेन को बॉयंसी दे रहा है, मॉइस्ट रख रहा है, कांस्टेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर बना के रखता है। बहुत ज्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर बनने लग जाए उसका भी नुकसान है, बहुत कम हो तो उसका भी नुकसान है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब एक फीटस मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, द ग्रोथ ऑफ द क्रेनियल स्केलेटन इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ब्रेन। एक्सेस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर बच्चे में, फीटस में बनने लगे तो उसका सिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसे टेक्निकली हम कह देते हैं हाइड्रोसेफेलस। लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि बच्चे के ब्रेन में, सिर में पानी भर गया है जी, है ना, जिसके कारण फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। What are ventricles? अभी मैंने जिक्र किया। Ventricles of brain, network of cavities filled with cerebrospinal fluid। देखिए जरा, ब्रेन में आपको अंदर ब्लू ब्लू कलर से कुछ दिखाया हुआ है ना, ये जो ब्लू कलर से कैविटीज हैं, ये जो जगह हैं, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये एंटीरियर व्यू है ब्रेन का, ये लेटरल है, मतलब एक साइड से। देखिए कौन कौन से वेंट्रिकल्स हैं। लेटरल वेंट्रिकल, राइट लेटरल वेंट्रिकल राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की खाली जगह है। लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की खाली जगह है। सो दे आर लेटरल वेंट्रिकल्स। दोनों कनेक्टेड होते हैं थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या फोरामेन ऑफ मॉनरो भी कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं ये वेंट्रिकल्स क्या है। ब्रेन के अंदर नेटवर्क ऑफ कैविटीज है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। दो लेटरल वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट, देन थर्ड वेंट्रिकल एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल। चलिए, एक बात बताऊंगा आपको कि जब एक बच्चा मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, जो सिस्टम सबसे पहले उसका बनना शुरू हो जाता है, द फर्स्ट सिस्टम टू डेवलप इज द नर्वस सिस्टम एंड द लास्ट टू डेवलप इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। क्लास 12 के सिलेबस में जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे हम अलग अलग जर्म लेयर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ग्रोथ ऑफ क्रेनियल स्केलेटन इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ब्रेन। जब बच्चा मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है और उसका ब्रेन बन रहा है, ब्रेन के चारों तरफ ये हड्डियां हैं क्रेनियम की, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। मैंने बताया था ये सॉफ्ट मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, डेलिकेट होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन बड़ा हो रहा है, ये स्कल भी बड़ा हो रहा है। अगर किसी कारण से ब्रेन ग्रो ना कर पाए, ना बढ़ पाए, तो स्कल भी डिफॉर्म्ड हो जाएगा, वो भी नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं होता कि स्कल नॉर्मल है और अंदर ब्रेन नहीं है, नहीं। अगर ब्रेन नहीं बना तो स्कल ठीक से नहीं बनेगा, ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो स्कल बड़ा हो जाएगा। यही लिखा है यहाँ पे, दैट ग्रोथ ऑफ क्रेनियल स्केलेटन इज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ब्रेन। If brain fails to develop in an embryo, then cranial cavity is also deformed. प्रेगनेंसी जब होती है, हम सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं फीमेल का, यही जानने के लिए कि बच्चे का डेवलपमेंट सब ठीक ठाक हो रहा है, हार्ट बीट ठीक है, बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप हो रहा है, किडनीज डेवलप हो रही है। सो वहां पे फिर हमें पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड में, अगर बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, क्रेनियल कैविटी डीफॉर्म्ड है, दिस इज कॉल्ड एनेंसेफेली। दिस क्लिनिकल कंडीशन इज एनेंसेफेली। मैंने कहा था ना, एनसेफेलॉन वर्ड ब्रेन के लिए यूज होता है, तो एनेंसेफेली है। Hydrocephalus is enlarged cranial cavity due to excessive CSF production। यदि किन्हीं कारणों से cerebrospinal fluid ज्यादा बनने लगा तो सिर भी बच्चे का उतना ही बड़ा हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोसेफेलस। ना, ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, 3 to 4 वीक्स ओल्ड एम्ब्रियो, 3-4 हफ्ते का एम्ब्रियो है अभी, उसमें ब्रेन किस तरह से डेवलप होता है। देयर आर 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। एक लंबी सी ट्यूब है, उसमें 3 वेसिकल्स बने छोटे छोटे,
प्रोसेंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन, रोम्बेनसिफिलॉन। लिख लो भाई, ये याद तो रखना पड़ेगा। 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, प्रोसेंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन, रोम्बेनसिफिलॉन। प्रोसेंसिफिलॉन जो है यही 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन बनाएगा ये आगे जाके, ठीक है। मीजेंसिफिलॉन मिड ब्रेन बनाएगा एंड रोम्बेनसिफिलॉन हाइंड ब्रेन बनाएगा। ब्रेन के 3 हिस्से आप पढ़ते हैं ना, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो समझ लो ये उन्हीं के ऑल्टरनेट नाम है, प्रोसेंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन, रोम्बेनसिफिलॉन। 4 ब्रेन में आगे हम पढ़ेंगे सेरिब्रम इंक्लूडेड है, डायनसिफिलॉन इंक्लूडेड है। सेरिब्रम को ही टीलेंसिफिलॉन भी कहते हैं। तो यही प्रोसेंसिफिलॉन आगे जाकर के जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, इससे 2 चीजें बन जाएंगी, यानी 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बन जाती हैं एम्ब्रियो में 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल से। पहले 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल है, डेवलपमेंट प्रोसीड करता गया, तो प्रोसेंसिफिलॉन से आगे जाके बन गया टीलेंसिफिलॉन, डायनसिफिलॉन। यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। टीलेंसिफिलॉन ही सेरेब्रम बनाएगा, सेरेब्रम, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये 2 वेसिकल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपको ऐसे, सो ये राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे, टीलेंसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन बना देगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ये डायनसिफिलॉन के हिस्से हैं। मीजेंसिफिलॉन जो है यही मिड ब्रेन है जी। रोम्बेनसिफिलॉन से 2 पार्ट्स बने, मेटेनसिफिलॉन एंड मायलेनसिफिलॉन। लिख लो, तीसरा वाला जो हिस्सा था रोम्बेनसिफिलॉन, उससे क्या बनी आगे जाके, उससे मेटेनसिफिलॉन एंड माइलेनसिफिलॉन। मेटेनसिफिलॉन ने पॉन्स एंड सेरिबेलम बनाया एंड माइलेनसिफिलॉन ने मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू है। सो दिस इज शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। कैसे? लगभग 4 हफ्ते का एम्ब्रियो है, 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, प्रोसेंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन, रोम्बेनसिफिलॉन। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ी, 5 वीक का एम्ब्रियो जो है उसमें वेसिकल्स 5 हो गई। जो प्रोसेंसिफिलॉन था उसी से टीलेंसिफिलॉन एंड डायनसिफिलॉन बन गया। मीजेंसिफिलॉन मिड ब्रेन एज इट इज मीजेंसिफिलॉन रहा। रोम्बेनसिफिलॉन से मेटेनसिफिलॉन एंड माइलेनसिफिलॉन बन गया। मेटेनसिफिलॉन में पॉन्स है और सेरिबेलम है एंड माइलेनसिफिलॉन से ही मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो बना है। इज इट क्लियर जी? थोड़े मुश्किल नाम लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर बनना है आपने भाई, आप ही में छुपे हुए हमारे फ्यूचर के न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स, साइकियाट्रिस्ट्स। तो फिर ये चीजें तो अभी से याद करनी पड़ेगी ना, घबराना नहीं है इससे। ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी में तो कहीं मेंशन नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। वी नीड यू टू हैव अ सॉलिड बेस। ये टर्मिनोलॉजी एकदम आपकी टिप्स पे हो, एमबीबीएस में भी जाकर के फिर बड़े आराम से आप फिजियोलॉजी की किताबें पढ़ पाए। चलिए जी, आगे बताता हूं आपको। प्रोटेक्शन की जिक्र कर रहे थे ना हम कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, स्केलेटन इज प्रोटेक्टिंग ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बेटा, ये एनिमल टिश्यूज में भी बताया था, ब्लड ब्रेन बैरियर। न्यूरॉन्स बड़े ही डेलिकेट हैं, जो कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स उन तक पहुंच रही हैं। कैपिलरी में से सारी चीजें निकल करके न्यूरॉन तक नहीं जानी चाहिए। ब्रेन की कैपिलरीज के चारों तरफ खास तरह के सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। अगर आपको याद हो, एस्ट्रोसाइट्स क्या हैं? ये एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लिया कहते थे ना हमारे नर्वस टिश्यू में, हमने पढ़ा था भाई न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स भी हैं। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स, पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, सेंट्रल में एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इपनडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स पढ़े थे। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड सेल्स हैं, मैंने वहां पे बताया था, स्टार शेप्ड सेल्स विच सराउंड द कैपिलरीज सप्लाइंग ब्लड टू ब्रेन। तो यही एस्ट्रोसाइट्स डिसाइड करते हैं कि ब्लड कैपिलरी में से क्या चीज निकल के बाहर आएगी और न्यूरॉन तक पहुंचेगी और क्या नहीं पहुंचेगी। कैपिलरीज सप्लाइंग ब्लड टू ब्रेन are surrounded by a special type of star-shaped neuroglial cells called astrocytes. So you can see that this is blood capillary, or I'll simply write blood vessel. ये वाला बड़ा सा सेल है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट की ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं,
ये कैपिलरी के चारों तरफ देखा ये कैसे जाके लिपट गई हैं, कहेंगी कैपिलरी हम तुम में से सारी चीजें बाहर नहीं निकलने देंगे, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही बाहर आने देंगे। यही ब्लड ब्रेन बैरियर कारण हो जाता है कि ब्लड में पहुंचाई गई बहुत सी दवाइयां मेडिसिन ब्रेन तक नहीं जा सकती, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। सो कई बार डायरेक्टली इंजेक्ट करनी पड़ती है मेडिसिन हमें ब्रेन में। एक बार यहाँ पे देखिए गौर से, आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये दिख रहा होगा डायग्राम। रिलैक्स, मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर न्यूरॉन है, न्यूरॉन की लेबलिंग देखिए, राइट। ये येलो से कलर से, ये मस्टर्ड से कलर से न्यूरॉन आपको दिख रहा है, राइट। उसके अलावा आपको ये ब्लड कैपिलरी दिख रही है, ये लेबल्ड है ब्लड वेसल, ये रहा जी ब्लड वेसल, ओके। ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, देयर आर फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, देयर आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, टाइप्स हैं एस्ट्रोसाइट्स के। एस्ट्रोसाइट की प्रोसेसेस दिख रही है ऐसे कैसे कैपिलरी पे जाकर के, ये देखो ये एस्ट्रोसाइट ने अपनी प्रोसेस कैपिलरी के पास भेजी, दिस इज अगेन अनदर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, दीज आर द फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ये बाकी न्यूरोग्लायल सेल्स दिखाए गए हैं, माइक्रोग्लायल सेल्स, इपनडाइमल सेल्स। सो ब्रेन की एक सिलेक्टेड एरिया का सेक्शन लेके आपको ये सारी चीजें दिखाई गई हैं कि किस प्रकार एस्ट्रोसाइट्स ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ है, जैसे एक ऑक्टोपस ने अपनी अलग अलग टेंटिकल्स फैला रखी हैं और वो कैपिलरी से कह रहा है कि सारी चीजें ब्लड में से बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि न्यूरॉन्स बड़े सेंसिटिव है, एक बार कोई नुकसानदायक चीज पहुंच गई तो रिपेयर का कोई भी गुंजाइश नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ द सीएनएस की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं मेनिंजेस की तरफ। मेनिंजेस, दे आर द मेम्ब्रेन्स which surround brain and spinal cord. They are protective as well as nutritive in function. meninges membranes को रेफर कर रहे हैं, पाया मैटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर। अब आप देखिए ये सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है ब्रेन का जी, राइट। यहां से शुरू कर लीजिए, ये ब्रेन है आपका, हम कहते हैं ना ब्रेन का ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, तो ये चीज मोटा सा स्लाइस ब्रेन का है। और ये देखो उसके ऊपर कितनी परतें हैं, कितनी लेयर है। सबसे बाहर से अगर मैं चलूं, जैसे हमारे बाल हैं, बाल जिस स्किन में अटैच्ड है वो स्कैल्प है ना, तो स्किन ऑफ द स्कैल्प, उसके नीचे क्रेनियम बोन का पेरियोस्टियम है, उसके नीचे खुद बोन है, हड्डी है, बोन ऑफ द स्कल, ठीक है। बोन की लेयर पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के ऊपर स्कैल्प है। नाउ उसके नीचे अगर हम जाएं तो हमारे पास ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, ये लेयर्स है। यही मेनिंजेस का हम जिक्र कर रहे हैं, डिटेल में भी आपको बताऊंगा ड्यूरा मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एरेक्नॉइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पाया मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए मेनिंजेस का जिक्र करते हैं। ब्रेन और एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड दोनों, ध्यान रखिएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड बाय meninges. These are nutritive as well as protective in function. Okay? प्रोटेक्ट भी कर रही। ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट, ध्यान रखना, ड्यूरा आउटर मोस्ट, टफेस्ट, मजबूत है, ए वेस्कुलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेस्कुलर? विदाउट ब्लड सप्लाई। ड्यूरा मैटर में ब्लड सप्लाई नहीं है। एरेक्नॉइड वाली मिडल है, बीच वाली लेयर है। एरेक्नॉइड इज थिन मिडल लेयर, वेबी इन अपीयरेंस, जाले जैसी है ये। पिया मैटर या पाया मैटर कह देते हैं, इनर मोस्ट है, मोस्ट डेलिकेट है, सबसे नाजुक है, इसमें पेन रिसेप्टर्स भी हैं और ब्लड कैपिलरीज भी हैं। सो सीक्वेंस क्या था? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर। पाया मैटर सबसे अंदर है। ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस लेयर, एवेस्कुलर। एरेक्नॉइड इज मिडल वेब लाइक लेयर एंड पिया मैटर इज इनर मोस्ट डेलिकेट लेयर, और इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद। मेनिंजेस का कई बार इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। Inflammation of meninges is caused by Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae. meningitis कहते हैं, राइट जी। Inflammation of meninges, उसके सिम्टम्स हैं कि गर्दन अकड़ जाएगी, स्टिफनेस ऑफ द नेक, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सिम्टम्स हैं मेनिंजाइटिस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है हमारे पास। ना यहां पे आप ब्रेन का अलग अलग एंगल से व्यू देख पा रहे हैं। लिटरली कैसे दिखता है ब्रेन, सेजिटल सेक्शन अगर बीच में से काट दें, सुपीरियर व्यू देखें तो कैसा है, नीचे से इंफीरियर व्यू देखें तो वो कैसा है। तो ये अलग अलग आपने ब्रेन के व्यूज देख रहे हैं अलग अलग एंगल से, राइट। ये है जी लिटरल। जनरली आपने जब ब्रेन देखा है तो कुछ इसी तरह से देखा है, चाहे आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर देखा हो, इमेजेस देखी हो। ब्रेन की जो कंसिस्टेंसी है ना एकदम जेली लाइक है, बिल्कुल जेली जैसा होता है। मान लो जैसे कटोरे में जेली रख दें और आप उसे हिलाएंगे तो वो पूरा हिल रहा है। ब्रेन में न्यूरॉन्स तो है ही है, राइट, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स।
न्यूरोग्लायल सेल्स भी हैं और भी कई तरह के सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं वहां पे, राइट? लिम्फ की जगह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सो ब्रेन हम साइड में जब दिखाते हैं तो ऐसा ही कॉन्वोल्यूशंस दिख रही हैं ऊपर, ऊबड़ खाबड़ जो है ऐसे गायराए एंड सल्काए मैं आपको बताऊंगा, जो कि ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ाते हैं टू एकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स। ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट इज सेरिब्रम। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। उसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं दैट इज सेरिबेलम। ये दो टर्म्स तो याद रखिएगा अच्छे से। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ये हमारा बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बना के रखता है। देन आप ये देख पा रहे हैं पॉन्स। पॉन्स मींस ब्रिज, इट कनेक्ट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। और पॉन्स के नीचे ही मेडुला है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटिन्यू है स्पाइनल कॉर्ड। यू कैन सी मेडुला आल्सो। मेजर ब्रेन एरियाज, जो टर्मिनोलॉजी, जो नाम आपको पता होने चाहिए वो आपको बता रहा हूं जी। मेडुला के नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। अगर हम एक सेजिटल सेक्शन काट दें बिल्कुल बीच में से ब्रेन का, तो आधा सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर रह गया और आधा इधर रह गया, है ना? अब आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? ये जो कॉन्वोल्यूशंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाली चीज जो है, इन्हीं को हम बोलते हैं गायराए एंड सल्काए। गायराए आर द एलिवेशंस, सल्काए आर द डिप्रेशंस। सो जैसे ये गायराए, गायरस है, और जो दो गायराए के बीच में डिप्रेशन है दैट इज सल्काए। Gyrus and sulcus. Gyri and sulci, they are increasing the overall surface area to accommodate more and more neurons. Okay? ये थैलेमस लेवल्ड है। ब्रेन का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है थैलेमस। हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस तो आपने सुना होगा। ओके, ये रहा जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है। चलो, सो ब्रेन के अलग अलग एरियाज का एक फ्लो चार्ट जैसी चीज बना लेते हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। ब्रेन का वजन 1200 से 1400 ग्राम बताया था। ब्रेन के ये तीन मेन हिस्से नोट कर लीजिएगा, साथ साथ आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का ही नाम प्रोसेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन का मेसेंसिफेलॉन, हाइंड ब्रेन का रोम्बेनसिफेलॉन। फोर ब्रेन में तीन चीजें हम पढ़ें। सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसी को टीलेंसिफेलॉन भी कहते हैं। देन डायंसिफेलॉन, एंड देन राइनेंसिफेलॉन, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। सो फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, डायंसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन में या मेसेंसिफेलॉन में क्या क्या चीजें आती हैं, एंड हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें आती हैं आपके सामने है। मिड ब्रेन में है जी सेरिब्रल पेडंकल्स एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आप कहेंगे कितने मुश्किल नाम हैं, नथिंग टू वरी, सब याद हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने ब्रेन को कम मत आंकिए, राइट जी। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑप्टिक लोब्स कहते हैं, सेंस ऑफ विजन एंड सेंस ऑफ हियरिंग से रिलेटेड है। एंड सेरिब्रल पेडंकल्स, दैट इज क्रूरा सेरेब्राई। ये बातें आपको याद रखनी है, सेरिब्रल पेडंकल्स एंड देन देयर इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन रोम्बेनसिफेलॉन के दो हिस्से, मेटेनसिफेलॉन एंड माइलेनसिफेलॉन। माइलेनसिफेलॉन ही मेडुला ऑब्लोंगाटा है, एंड व्हेन यू से मेटेनसिफेलॉन, इसमें आ गया सेरिबेलम एंड पॉन्स। ठीक है जी। चलो, ये एनसिफेलॉन वाले वर्ड अगर आपसे नहीं भी याद हुए, एक बार के लिए मान लिया, लेकिन करने जरूर है, मैं तो ये चाहूंगा आप जरूर याद कीजिए। बाकी टर्म्स तो आप याद रखना कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, डायंसिफेलॉन है एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स हैं। ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ना बेटा, इन्हीं के लिए आप एक और नाम भी लिख सकते हैं, ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स विजन से रिलेटेड होंगे। जब हम ऑल्फैक्टरी लोब्स कह देते हैं, ऑल्फैक्शन इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, forebrain. The different parts of the forebrain we are going to discuss. देखिए जी, फिर से एक सैजिटल व्यू में आप देख पा रहे हैं क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। फोरब्रेन में सेरिब्रम है जिसके बारे में हमने डिटेल में जानना है, डायंसिफेलॉन के बारे में जानना है, एंड उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में। यहाँ पे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस भी लेबल्ड है। सो फोर ब्रेन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेरिब्रम, डायंसिफेलॉन, olfactory lobes. Cerebrum, the largest part of the
ब्रेन, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट। फिशेस में इट इज अनडिवाइडेड, मतलब सभी जानवरों में राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है जी। सो इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। आपने सुना होगा ना, हम कहते हैं राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ योर बॉडी। हम पढ़ेंगे कि नर्व्स कैसे क्रॉस करती हैं राइट एंड लेफ्ट की तरफ। ये देखिए जी, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, टॉप व्यू लिया गया, ऐसे ऊपर से दिखाया हमने, बीच में गहराव सा दिख रहा है आपको, है ना। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं बाय बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं उसे। राइट साइड ऑफ द ब्रेन नोज व्हाट द लेफ्ट साइड इज डूइंग एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन नोज व्हाट द राइट साइड इज डूइंग। सो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर दे आर कनेक्टेड बाय bundle of myelinated axons which is corpus callosum. corpus callosum mammals का फीचर है। देखते हैं अभी आगे। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, गायराए सल्काए दोनों में दिख रहे हैं आपको। नाउ राइट and left hemispheres are connected by corpus callosum. Important, this can be framed as a question in exam कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम। इसको हार्ड बॉडी भी कहते हैं। कॉर्पस वर्ड रेफर्स टू बॉडी, कॉर्पस से रिलेटेड आप कई टर्म्स पढ़ेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, राइट जी। सो कॉर्पस कैलोसम और द हार्ड बॉडी जो क्या है, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है। इट्स प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। मैमल्स में भी जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं ना, प्रोटोथीरियंस, डक बिल, प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, प्रोटोथीरिया में आते हैं ना वो, सो उनमें नहीं होता कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज अ फीचर ऑफ मैमल्स, नो डाउट, but it is absent in prototherians and it is poorly developed in marsupials. So corpus callosum tells one side of the brain what the other side is doing. ये connection है, किस चीज का बना हुआ है? Bundles of myelinated axons ही हैं ये भी, right? चलिए, ये दोनों cerebral hemispheres right and left. Can you see this corpus callosum? यहाँ पे हमने लेबल करा है, ये रहा corpus callosum, इधर से ढेर सारे फाइबर्स इधर को जा रहे हैं और इधर से ढेर सारे फाइबर्स इधर को आ रहे हैं। ये है जी कॉर्पस कैलोसम। ये साइड व्यू में दिखाया गया है यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। आपको बीच में जो व्हाइट वाली चीज आपको दिख रही है ना, ऐसे इधर से इधर जा रही है लाइन एक, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। ये रहा, ये वाली चीज मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे आपके लिए लेबल कर देता हूं। दिस इज कॉर्पस कैलोसम which tells one side of the brain what the other side is doing. दोनों अलग अलग व्यूज हैं, एक टॉप व्यू से दिखाया गया और एक साइड व्यू से दिखाया गया आपको। Now, cerebrum. Let's talk about cerebrum. The outer layer is called cerebral cortex and the inner layer is cerebral medulla. Cerebrum आपके सामने, उसका ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है। डीप अंदर जाएंगे तो देयर इज cerebral medulla. कॉर्टेक्स जो है उसके फोल्ड्स हैं, प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं, जिसको गायराए एंड सल्काए हम कह रहे हैं, राइट। कुछ सल्काए ऐसे हैं जो ब्रेन में डीप चले जाते हैं और उन्हें फिशर्स कहते हैं। चलो मैं जैसे रफली बना के दिखाऊं, मान लो जी गायराए और फिर ये बीच में आ गया सल्काए, ऐसे, फिर ये गायराए, फिर सल्काए, फिर गायराए सल्काए, ऐसा, इस तरह से ओवरऑल ब्रेन है। ये एक साइड का एक छोटा सा पोर्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है जी। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड सल्काए। Some sulci they go deep into the brain and those deep sulci are what are called as fissures. Some sulci go deep into the brain. कुछ वो जो गहराव में बहुत नीचे गहरे चले जाते हैं और उसको फिशर कहते हैं। ये फिशर्स जो है फिर ओवरऑल सेरिब्रम को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लो जैसे ये सल्काए, ये यहाँ वाला सल्काए बहुत डीप चला गया ऐसे, ठीक है, और ये वाला सल्काए भी ऐसे डीप है। तो ये जो इतना एरिया बन गया ना दो डीप सल्काए के बीच में, ये वाला हिस्सा जो है फिर ये लोब कहलाता है। हम कहते हैं ना ब्रेन में देयर इज फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, तो ये फिशर्स ने ये लोब्स बना दिए सिलेक्टेड एरियाज। इन लोब्स के अंदर ही फिर अलग अलग एरियाज है, जैसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, कहीं पे हम जानेंगे कि ऑल्फैक्टरी एरिया है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ऑडिटरी एरिया किसी जगह पे, कहीं पे ब्रोकाज एरिया है, वर्निकेज एरिया है। विल डिस्कस अबाउट दोज एरियाज। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं, सेरिब्रम का आउटर रीजन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर रीजन सेरिब्रल मेडुला। Cortex is thrown into folds, gyri and sulci. Some sulci go deep and they are called fissures.
प्रोमिनेंट फिशर्स हैं, कुछ 3 फिशर्स हैं जिनका नाम बताऊंगा, वो ब्रेन को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट जी। नाउ एक चीज और बताना चाहूंगा, ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है? सपोज कीजिए ये रहा न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन हिलॉक, और उसके बाद ये रहा एक्सॉन। यहां पे ऐसे शॉन सेल्स हमने पढ़े थे। शॉन सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, माइलिन शीथ के कारण ही व्हाइट कलर आता है, ये भी बताया था, व्हाइट मैटर बन गया ये। और यहाँ पे सेल बॉडी में खास तरह के ग्रेन्यूल्स हैं। व्हाट आर दोज ग्रेन्यूल्स कॉल्ड? विच आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। दोज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स, जिनके कारण ग्रे शेड आता है। तो जब भी कभी हम नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की बात करते हैं, आप समझ जाइएगा कि न्यूरॉन के ही अलग अलग हिस्सों की लोकेशन की बात हो रही है। जहां सेल बॉडी ऐसे पूरी सेल बॉडीज की लेयर बन जाएगी, वो ग्रे हिस्सा नजर आएगा निसल्स ग्रेन्यूल के कारण। जहां पे एक्सॉन 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 माइलिनेटेड है सारे, वो व्हाइट नजर आएगा। सो यही ग्रे एंड व्हाइट मैटर होता है। ग्रे एंड व्हाइट मैटर की जो लोकेशन है, स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन काट के देखेंगे तो उसमें ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर को है। ब्रेन में उल्टा है, ब्रेन में व्हाइट मैटर अंदर को है और ग्रे मैटर बाहर को है। मतलब न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पेरिफेरी की तरफ है, एक्सॉन्स अंदर को जा रहे हैं, तो उन्हीं की लोकेशन के हिसाब से ग्रे एंड व्हाइट मैटर है। आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर, inner layer is what is white matter. So gray matter consists of what? Gray matter consists of cell bodies. Because of the Nissel's granules there is gray shade. White matter consists of what? Myelinated axons. अब आप देखो ये सेक्शन काटा है ब्रेन का, ऐसे सेक्शन जब आपने काटा एक स्लाइस, तो आपको क्या दिखा? ग्रे और व्हाइट मैटर, गायरा सल्काए भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो ये देखो, ये अंदर वाला हिस्सा ये व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ना सारा, और जो बाहर वाला है वो ग्रे नजर आ रहा है, ये हमने लेबल करा है ग्रे मैटर। तो क्यों नजर आ रहा होगा? इसके अंदर न्यूरॉन की लोकेशन को इमेजिन कीजिए। इसका मतलब है इन वाली सब जगहों पे सेल बॉडीज हैं, ऐसे ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, और अंदर को उनके माइलिनेटेड एक्सॉन्स जा रहे हैं। ये रहा सेल बॉडी, ये रहा सेल बॉडी, सेल बॉडी, ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। अब आप समझ पा रहे हैं ग्रे किस कारण से हुआ? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के जो निसल्स ग्रेन्यूल है। व्हाइट किस कारण से हो गया? माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। ये आपको वेंट्रिकल नजर आ रहे हैं, ये एक वेंट्रिकल, ये दूसरा वेंट्रिकल, ये उसके ऊपर कॉर्पस कैलोसम है, बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। क्लियर है जी? सो ग्रे मैटर हैज न्यूरोनल सेल बॉडीज, व्हाइट मैटर हैज माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये डिफरेंस है, इसके आधार पे हम ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कह देते हैं। ओके जी। नाउ अब आप देखिए, एक छोटे हिस्से को एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया, वहीं पे आपको समझ आ गया कैसे बना ये ग्रे और व्हाइट मैटर। न्यूरोनल सेल बॉडी और ये माइलिन शीथ जिसने वो व्हाइट शेड दिया। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। सरफेस ऑफ सेरिब्रम हाईली कॉन्वोल्यूटेड है and it is thrown into folds. What are those folds called? Gyri and sulci. What are they doing? They increase surface area for accommodating more neurons. As I told you, some sulci go deep into the brain and they are called fissures. जो deep चले जाते हैं sulci, वो fissures हैं. 3 prominent fissures divide each cerebral hemisphere into 4 lobes. 3 प्रोमिनेंट फिशर्स हैं। कौन कौन से? फ्रंटल फिशर, पेराइटो-ऑसिपिटल एंड लेटरल और द सिल्वियन फिशर। बेशक आप नाम मत याद रखिए फिशर्स का, फिशर वर्ड आप समझ गए ना, कि जैसे ये गायराए, ये सल्काए, ये एक डीप सल्काए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिशर, जिसने की लोब्स बना दी हैं। और कौन कौन सी लोब्स हैं वो भी हम देखेंगे। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, हर लोब में अलग अलग एरिया होता है। सेंसरी एरियाज हैं ब्रेन में, मोटर एरियाज हैं, एसोसिएशन एरियाज भी हैं। देखते हैं एक बार जी। जैसे आप देखिए अलग अलग कलर्स कर दिए ना हमने यहाँ पे, कहीं पे आपको दिख रहा है जी पिंक कलर नजर आ रहा है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है। सो ये अलग अलग एरियाज को डिनोट कर रहा है। आपको ये ऐसे रटना नहीं है कुछ भी, बस समझना है, बिकॉज कई जगहों पे आप डायग्राम ऐसा देखते हैं जहाँ पे अलग कलर से ये लोब्स दिखाई गई हैं, ये एरियाज दिखाए गए हैं। काम क्या क्या है? जब आप सेंसरी एरिया कह देते हैं तो मतलब वहां पे सेंसरी इंपल्सेस आ रही हैं। दे रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसेशन साइट से रिलेटेड है।
सेंसेशन स्मेल से रिलेटेड है, हियरिंग से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है। तो सेंसरी एरियाज तक सेंसेशंस आ रही हैं। ओके, मोटर एरियाज का काम क्या है? प्लान करना, कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना वॉलंटरी मूवमेंट को। जैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना हाथ यहां से यहां तक हिलाऊं, तो मेरे ब्रेन के मोटर एरिया ने ये कमांड दी है और मैं अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रहा हूं। वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं। एसोसिएशन एरियाज क्या करते हैं? दे आर रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन। दे विल इंटीग्रेट इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन और सेंसरी और मोटर एरिया से इंटीग्रेशन बना करके रखते हैं। दे आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज, जिन्होंने एसोसिएट करा है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ। सो सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, एसोसिएशन एरियाज। कौन सा एरिया कहां पे है ये भी बताऊंगा आपको। पहले आप ये डायग्राम गौर से देखिए। आपको यहां पे ब्रेन में मेजर पार्ट सेरिब्रम नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है सेरिबेलम ना। सल्कस जो है वो डिवाइड कर रहे हैं इनको लोब्स में। ये आगे वाला लोब जो है दैट इज फ्रंटल लोब। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का भी फ्रंटल लोब होगा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का भी फ्रंटल लोब होगा। फ्रंटल बोन जो है ना माथे वाली, इसके पीछे ब्रेन की फ्रंटल लोब्स हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी ये सारी लोब्स हैं, लेफ्ट वाले में भी ये सारी लोब्स हैं। सो फ्रंटल लोब और यहां पे टेम्पोरल लोब, ऊपर हो जाएगी पैराइटल लोब, पीछे हो जाएगी ऑक्सीपिटल लोब। जैसे बोन के नाम है ऐसे ही लोब के नाम भी है। सो ये रहा जी टेम्पोरल लोब, कान के पास वाला जो हिस्सा है। ये रहा जी पैराइटल लोब और ये है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल बोन भी तो पीछे कोई होती है ना। सो चार लोब्स जो आपको समझ आएंगे मेन फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फिर से बोले, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। सेरिब्रम हम पढ़ रहे हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों में गायराए सल्काए। Some sulci going deep into the brain, they are called fissures. Three prominent fissures are dividing each cerebral hemisphere into four lobes: frontal, parietal, temporal, occipital. इधर भी चार लोब्स, इधर भी चार लोब्स। चारों लोब्स में अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, और वो एरियाज अलग अलग काम करते हैं। जैसे अगर मैं फ्रंटल लोब का जिक्र करूं, फ्रंटल लोब में कौन कौन से एरियाज हैं ये याद रखने के लिए ये शॉर्ट आप याद रख लीजिए, PMBA। प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया, ब्रोकास एरिया, एसोसिएशन एरिया। पैराइटल लोब में कौन से एरियाज हैं ये याद रखने के लिए G और S याद रखिए। G फॉर गस्टेटरी एरिया, S फॉर सोमेस्थेटिक एरिया। टेम्पोरल लोब में WOA, वर्निकेज एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया। जो ऑक्सीपिटल लोब है यहां विजुअल एरिया। ये याद क्यों रखना है? क्योंकि जब हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, आई में मैं रेटिना बताऊंगा आपको, रेटिना से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व फाइनली मैसेज ले जाती है इस विजुअल एरिया तक, तो ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया। यहां पे क्या हमारे सामने लिखा हुआ है जी? अलग अलग लोब्स के अलग अलग एरियाज और उनका काम। फ्रंटल लोब के लिए हमने याद रखा PMBA, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया, ब्रोकास एरिया, एसोसिएशन एरिया। प्री मोटर एरिया क्या करता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है। मोटर एरिया वॉलंटरी मूवमेंट्स को। ब्रोकास एरिया इज इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर स्पीच, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस पे पहले क्वेश्चन आया करता था। ब्रोकास एरिया क्या कंट्रोल करता है? ये जो वोकल कॉर्ड की मूवमेंट्स है जो मैं बोल पा रहा हूं, ये ब्रोकास एरिया के कारण है। पैराइटल लोब में दो मेन एरियाज, गस्टेटरी एंड सोमेस्थेटिक। गस्टेशन वर्ड इज रिलेटेड टू टेस्ट एंड सोमेस्थेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू जनरल सेंसेशंस, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर। ये टेम्पोरल में याद रखना है WOA। W इज फॉर वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया इज फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच। जो मैं बोल पा रहा हूं ये आप समझ पा रहे हैं। बोलना और किसी चीज को सुन के समझना अलग बात है। सो वर्निकेज एरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच, ब्रोकास एरियाज फॉर स्पीच। ऑल्फैक्टरी एरिया सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ऑल्फैक्शन वर्ड इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। ऑडिटरी एरियाज फॉर हियरिंग, सुनना और समझना, सुनी हुई चीज को दो अलग बातें हैं। सुनने के लिए ऑडिटरी एरिया, स्पीच को अंडरस्टैंड करने के लिए वर्निकेज एरिया, और दोनों ही टेम्पोरल लोब्स में है। क्लियर हुआ जी इतना? अलग अलग लोब्स, उनके अंदर अलग अलग एरियाज और उनके फंक्शंस। घबराना नहीं, याद हो जाएंगी चीजें।
हिम्मत रखिए याद करने की और इंटरेस्ट बनाए रखिए। एकदम से हिम्मत नहीं छोड़ देते, ये तो इतना मुश्किल हो गया, हम कैसे याद रखें? भाई मेडिकल फील्ड आपने ही चुना है। आप जिस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे तो यही सब चीजें हैं। इनको अपनाना सीखिए। ब्रेन की कोई लिमिटेशंस नहीं है। बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बस इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये सब बना करके आपको रखना पड़ेगा, तभी चीजें याद रह सकती हैं। ठीक है जी। आगे आने वाली क्लासेस में सेरिब्रम से रिलेटेड अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तब तक आप इतनी इंफॉर्मेशन को याद जरूर रखिए। कठिनाई होगी, पहली बार पढ़ी ये चीजें, इतना डिटेल में ब्रेन आपने नहीं पढ़ा है पहले, डायग्राम्स ही इतने कॉम्प्लेक्स लगते हैं कई बार देखने को। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, जो रनिंग नोट्स आज बनाए हैं इन्हें आज के आज रिवाइज करना, लिखना फिर से दोबारा से, प्रोसेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन, याद होंगे, डेफिनेटली याद होंगे। इंफॉर्मेशन याद करके किसी को सुनाइए और डिस्कस कीजिए किसी दूसरे से। दैट इज हाउ वी लर्न, दैट इज हाउ वी ग्रो। चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। बाय बाय।